Welcome back everyone and good morning to all of you friend. In this session we will going for the monetary policy for the RBI, and in the previous lecture we already completed about the uh, quantitative measures of the monetary policy as well as in this session we will going for the qualitative measure. And please come on your books in page number 43, and you can see about the monetary policy, that is the quantitative measures, page number 43. The first one, that is the bank rate, and the second one, that is the repo rate and reverse repo rate, and the third one, that is the stabilization under emergency situation, that is the MSF rate, marginal standing facility rate. और मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मेक अंडरलाइन marginal standing facility rate, that is the MSF rate. The next one, that is the CRR, and CRR is used for the क्रेडिट क्रिएशन। और जो क्रेडिट क्रिएशन का जो पॉइंट था वो हमने लास्ट में कॉमर्शियल बैंकिंग के फंक्शन के अंदर देख लिया था। द फिफ्थ वन, दैट इज द SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। एंड इन दिस सेशन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेजर्स, दैट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज सॉरी क्वालिटेटिव मेजर्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एंड फ्रेंड प्लीज कम ऑन पेज नंबर 44। ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा कि सेलिंग एंड परचेज होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स की ओपन मार्केट के अंदर, यानी पब्लिक के पास से ही RBI जो भी बॉन्ड्स है या तो जो सिक्योरिटी है उनकी परचेज कर सकती है, एंड सेलिंग भी RBI कर सकती है। ओपन मार्केट यानी कि डायरेक्टली पब्लिक के पास से सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स की सेलिंग करना या तो उनकी परचेज करना। तो यहाँ पे लिखा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स बाय द RBI इन अ ओपन मार्केट, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या तो बॉन्ड्स है, उनकी परचेज करना है तो सेल करना कौन करेगा? RBI। पब्लिक के पास से परचेज भी कर सकते हैं, पब्लिक को सेल भी जरूरत पड़ी तो डायरेक्टली पब्लिक को सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि कब हमें परचेस करने की ज़रूरत पड़ेगी या तो कब हमें सेलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनके बारे में डिस्कशन दिया है कि व्हेन RBI परचेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट, द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी राइजेज। यानी कि अगर समझो कि RBI गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स पर पब्लिक के पास से कर रहे हैं, तब वो कब करेंगे? व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी राइजेस, यानी कि मार्केट के अंदर जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा तब RBI क्या करेंगे? मार्केट से या तो पब्लिक के पास से RBI क्या करेंगे? RBI परचेज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स या तो सिक्योरिटी। हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि जब सप्लाई ऑफ मनी इनकम इंक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर, तो पता है कि सप्लाई ऑफ मनी जब इंक्रीज होगी तो मार्केट के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट होगी, दैट इज द इन्फ्लेशन। एंड इन इन्फ्लेशन टाइम द RBI must have to take some step to control the supply of money, and सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करते हैं? मार्केट में से बॉन्ड्स परचेज करते हैं। यानी कि क्या होगा कि अगर मार्केट में से वो बॉन्ड परचेज करेंगे तो मार्केट के अंदर पैसे जा रहे हैं, तो उससे जो सप्लाई ऑफ मनी क्या होने वाली है? इंक्रीज होगी, एंड द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी फॉल्स। जब समझो कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जब सप्लाई ऑफ मनी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, व्हेन RBI सेल्स सच बॉन्ड्स इन द मार्केट, एंड उसी टाइम RBI क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी अपने पास बॉन्ड्स हैं उनको मार्केट के अंदर वो सेल करेंगे। तो हमें पता है कि मार्केट के अंदर सेल करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी पैसे RBI को मिल रहा है उससे जो मार्केट के अंदर की जो सप्लाई है मनी की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एंड सच ऑपरेशन आर अंडरटेक टू रेगुलेट द इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। तो या तो तेज़ी या तो मंदी का जो भी टाइम पीरियड है उनको कंट्रोल के लिए, इन्फ्लेशन या तो डिप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए RBI यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकती है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई, दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट यूज इन इंडिया प्रायर टू 1991, यानी कि ओपन मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है और बिफोर 1991, दैट इज़ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जब उस टाइम हुआ था उनके पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ RBI नहीं कर रही थी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो यूज़ है वो आफ्टर 1991
1991 ही यहाँ पे आरबीआई यूज़ कर रही है, लेकिन प्रायर की बात करें बिफोर 1991 यूज़ नहीं था। द नेक्स्ट वन दैट इज द स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉकिंग अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो मैं यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज के अंदर समझा रहा हूँ और आप अपनी बुक्स के अंदर ध्यान देना, पेज नंबर 44। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर समझो कि फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है, हम एग्जांपल लेते हैं कि ये समझो कि इंडिया है और ये पूरा फॉरेन जितने भी कंट्री हो सब कंट्री की बात कर रहे हैं। अब समझो कि फॉरेन से कोई भी फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है, यानी कि इंडिया के अंदर आ रहा है, तो उस टाइम जो भी आरबीआई की हम बात करें तो आरबीआई क्या करेगी कि अपने पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, जितना इनफ्लो हुआ है उस अमाउंट के सिक्योरिटी को क्या कर देंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। एंड अगर समझो कि आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि बाहर जा रहा है फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी होगी वो आरबीआई क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो हमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जब इनफ्लो होगा, यानी कि जब फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है तब बाई, एंड जब समझो कि आउटफ्लो यानी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से जा रहा है तब क्या करेंगे, वो सेल करेंगे। तो दोनों का कंसेप्ट सिंपल ही है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा उल्टा मैंने लिख दिया। जब इनफ्लो हो रहा है मार्केट में, जब इनफ्लो होगा या तो फॉरेन एक्सचेंज जब इंडिया के अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ आ सकता है, तो ट्रेडिंग पर्पज़, तो यहाँ पे आरबीआई की एक्टिविटी होगी, वो क्या होगी कि वो सेल कर देंगे फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। एंड जब आउटफ्लो होगा तब यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी आरबीआई की, वो क्या होगी कि वो परचेस करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। हमें याद रखना है कि इनफ्लो यानी सब सेलिंग करेंगे, और जब आउटफ्लो होगा तब परचेस की एक्टिविटी होगी। तो फिर से आप यहाँ पे पेज नंबर 44 में ही वहाँ पे देख सकते हो, तो अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। और स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट द शॉकिंग अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज when there is a excessive inflow of foreign exchange in India owing to trade or and foreign investment, यानी कि ट्रेडिंग पर्पज़ या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आ रहा है तो उससे क्या होगा कि इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, यानी कि फॉरेन करेंसी इनफ्लो इन इंडिया। द आरबीआई इंडल्जेस इन द ओपन मार्केट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इक्वल टू द अमाउंट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जितने रुपीज़ की जितने करेंसी इंडिया के अंदर आई उतनी करेंसी उतने अमाउंट इक्वल में आरबीआई क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेंगे। दिस इज डन टू कीप बैलेंस शीट अनचेंज ओविंग टू एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि उससे क्या होगा कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो अनचेंज रहेगी, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का हो रहा है उतना यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बैलेंस शीट होने वाली है वो जितना इनफ्लो हुआ है उतना सेलिंग यहाँ पे हो रहा है, तो बैलेंस शीट अनचेंज रहेगी, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा कोई जो अनबैलेंस होगा वो होगा नहीं। थस इट स्टेरिलाइजेस इट्स बैलेंस शीट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स, यानी कि हमें पता है कि जब भी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या तो जो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो या तो आउटफ्लो हो रहा है वो कितने लेवल में इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो हमें किसी को पता होता नहीं है। तो उससे क्या होगा कि हमें एक्सटर्नल शॉक्स मिल सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे बैलेंस करने की ट्राई करेंगे कि भले ही ज़्यादा इनफ्लो आ जाए या तो ज़्यादा आउटफ्लो हो जाए, तो उनके सामने हम एक्सटर्नल शॉक्स रखेंगे। इट बाइस गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स इफ देर इज अ एक्सेसिव आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अगर आउटफ्लो हो रहा है ज़्यादा तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड्स हो गए या तो सिक्योरिटी उनको क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो हमें याद रखना है कि जब इनफ्लो हो रहा है तब सेलिंग, एंड जब आउटफ्लो हो रहा है तब बाइस करना। तो आप प्लीज़ यहाँ पे अंडरलाइन कर दो एक इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया एंड आरबीआई इंट्रोड्यूस इन द ओपन मार्केट सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इक्वल टू अमाउंट इनफ्लो, एंड यहाँ पे इट्स बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स इफ देर इज एन एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि अगर आउटफ्लो हो रहा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या ट्राई करेंगे कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनको आरबीआई परचेस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने अलग अलग जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है, 7 मेजर्स है टोटल इन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक के अंदर मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा
कि जो भी 7 मेजर्स है आपको 7 मेजर पूरे के पूरे याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव भी पूछ सकते हैं एंड क्वालिटेटिव भी अलग से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम समझने की ट्राई करेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट मेजर दैट इज़ द बैंक रेट। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर जो फर्स्ट वन था बैंक रेट, एंड द सेकंड वन दैट इज़ द रेपो रेट। तो बैंक रेट और रेपो रेट बोथ आर सेम, लेकिन यहाँ पे जो एक कंडीशन थी कि बैंक रेट जो था वो लॉन्ग टर्म के लिए था एंड रेपो रेट जो था वो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर कॉमर्शियल बैंक पैसे ले रही है फ्रॉम आरबीआई और वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज़ द रेपो रेट, एंड जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कॉमर्शियल बैंक पैसे ले रहे फ्रॉम आरबीआई तो वहाँ पे बैंक रेट। और एक कंसेप्ट था रेपो रेट के अंदर रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में उल्टा था कि अगर समझो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक के पास से आरबीआई भी पैसे ले सकते हैं और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट। और दोनों यहाँ पे रेट, बैंक रेट एज वेल एज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट यूज फॉर दी सप्लाई ऑफ मनी एंड control the supply of money in economy. The third one that is the stabilization under emergency situation, that is the MSF, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट की अगर हम बात करें तो वो भी एक रेपो रेट की तरह ही था, लेकिन रेपो रेट से एमएसएफ ऑलवेज क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि ऑलवेज हायर देन रेपो रेट, यानी कि एमएसएफ का रेट जो होगा ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। The next one that is the CRR, cash reserve ratio, and cash reserve ratio is used in the credit creation। और हमें पता है कि जब भी CRR का रेट इंक्रीज होगा तब क्रेडिट कंट्रोल हो सकता है, क्रेडिट क्रिएशन जो हो सकता है वो डिक्रीज हो सकता है, यानी कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी वो भी क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन जब CRR का रेट हम समझो कि डिक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि क्रेडिट क्रिएशन भी इंक्रीज हो सकता है और उनके साथ साथ जो मार्केट के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी बढ़ सकता है। एंड द नेक्स्ट वन एंड फिफ्थ दैट इज़ द SLR और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमें ज़्यादातर पता था कि 25% के नियरेस्ट नहीं हो सकता है, और SLR का मीनिंग था कि आपके पास जो भी डिपॉजिट आ रही है उस डिपॉजिट को आप कैश या तो गोल्ड एंड या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में आप अपने पास रख सकते हो, बैंक अपने पास रख सकती है। एंड बाद में हमने देखा ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट की बात की थी जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी या तो बॉन्ड्स को क्या करना, सेलिंग या तो परचेजिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी इन ओपन मार्केट ऑपरेशन एज वेल एज इन द स्टेरिलाइजेशन। एंड अब हम देखने जा रहे हैं कि जो भी क्वालिटेटिव मेजर्स है कि फॉर द क्रेडिट कंट्रोल, या तो हम बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिव या तो जो सिलेक्टिव मेजर्स की हम यहाँ पे बात करें वो क्रेडिट कंट्रोल के लिए। क्रेडिट कंट्रोल यानी कि हमें पता है कि कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को क्या दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट यानी कि उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, उनके ऊपर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो उसी कंट्रोल के लिए यहाँ पे अलग अलग 3 मेजर्स आपकी बुक्स के अंदर, 4 मेजर्स आपकी बुक्स के अंदर दिए हैं। और उसमें जो है फर्स्ट 2 पैराग्राफ कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे इंट्रोडक्शन दिया है तो इनको यहाँ पे आगे आप रॉन्ग लिख कर स्किप कर दो। डायरेक्टली हम यहाँ पे फर्स्ट सम ऑफ दिस मेजर्स आर, उसमें जो फर्स्ट वन है उनकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ द सिक्योरिटी मार्जिन या तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट यानी कि अगर आप कोई भी कॉमर्शियल बैंक के पास से लोन ले रहे हो तो उनके लिए आपको वहाँ पे गवर्नमेंट को आपको वहाँ पे सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ ब्लैंक के अंदर। यस, समझो कि आप कॉमर्शियल बैंक के पास से लोन ले रहे हो तो गवर्नमेंट को आपको बैंक को ज्वेलरी या तो आप कार ले रहे हो तो कार के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो बैंक के पास रखने पड़ेंगे। आप समझो कि होम लोन ले रहे हो तो हाउस जो होगा उनके भी डॉक्यूमेंट बैंक के पास रहेंगे। तो ऐसे अलग अलग जो भी क्राइटेरिया है सिक्योरिटी के लिए कि अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको रिटर्न्स में क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट के पास मॉर्गेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे भी फ्रेंड है जो सिक्योरिटी का कंसेप्ट है वहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट है, और आपने BA के अंदर देखा होगा कि मॉर्गेज की बात करें हम प्लेज की बात कर सकते हैं या तो
HP की बात कर सकते हैं। अगर हम समझो कि कोई व्हीकल परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम HP करवाएंगे, हाइपोथिकेशन। जब हम गोल्ड के ऊपर लोन ले रहे हैं दैट इज़ द प्लेज, एंड जब हम होम लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे मॉर्गेज का यूज़ करते हैं। तीनों का कंसेप्ट मैंने आपको 11th में बता दिया था। और इस लेक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे जब तक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की बात है तो आप कोई भी बैंक्स में से लोन ले रहे हो तो आपको उतनी अमाउंट क्या करनी है कि बैंक के पास सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी, ताकि अगर आप बैंक को लोन रिटर्न नहीं कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि बैंक जो है वो सिक्योरिटी में आपने जो भी प्रॉपर्टी बैंक को दी हुई है उस प्रॉपर्टी में से बैंक क्या कर सकती है, वो प्रॉपर्टी को सेल करके उसमें से जो भी पैसा आए वो लोन में से रिकवर बैंक कर सकती है। इसलिए आपको सिक्योरिटी वहाँ पे देनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट वन दैट इज़ द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। Banks must ensure that public returns the loans gives to them, hence they lend money against some security deposit from the borrowers। यानी कि जो भी बैंक आपको पैसे प्रोवाइड कर रही है, लोन दे रही है आपको, और लोन के सामने आपको क्या करना पड़ेगा कि बोरोवर यानी कि जो लोन ले रहा है वो अपने पास जो भी सिक्योरिटी होगी वो डिपॉजिट कहाँ पे करवाएगा, बैंक में। इन केस the borrower is not able to repay the loan, the bank uses security to recover its dues। यानी कि अगर बैंक ने जो भी लोन प्रोवाइड की है अगर वो बंदा लोन पे नहीं कर रहा है तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे बैंक क्या रोल करेगी कि जो भी सिक्योरिटी उनके पास है उसमें से वो रिकवर कर लेंगे। यानी कि उस सिक्योरिटी को सेल करना पड़े तो सेल करके भी वो अपने पैसे, अपने जो भी ड्यूज यानी कि अपने जो पैसे है वो रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक कैन टेक द ज्वेलरी डिपॉजिट, कार, हाउस एंड लैंड एज अ सिक्योरिटी। यानी कि बैंक ज्वेलरी से लेके लैंड तक की सिक्योरिटी ले सकती है। सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, सो ऑल द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन बैंक क्रेडिट। यानी कि फ्रेंड अलग अलग जो सेगमेंट है उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी, इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे अलग हो सकती है। एंड ऑल द सेक्टर्स इंक्लूड एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप वेल। यानी कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर होगा वहाँ पे उस सेगमेंट के अंदर ज़्यादा कुछ थोड़े रिलैक्सेशन मिल सकते हैं क्योंकि हमें डेवलप करना है एग्रीकल्चर को। इसीलिए यहाँ पे बैंक क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो फार्मर आते हैं उन लोगों को जो लोन हम प्रोवाइड करेंगे वो थोड़े कम रिलैक्सेशन के साथ करेंगे। And hence RBI directs the commercial banks regarding the amount security which they may ask for in case of different types of loan or from different section of people। यानी कि RBI यहाँ पे किसको डायरेक्शन देंगे, कॉमर्शियल बैंक्स को, रिगार्डिंग द अमाउंट सिक्योरिटी विच दे में आस्क फॉर इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। यानी कि RBI जो बैंक्स है हमारी सेंट्रल बैंक को कॉमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन देते रहेंगे, गाइड्स करते रहेंगे कि आपको अलग अलग जो टाइप्स की लोन है उनके लिए आपको कौन सी सिक्योरिटी कितने लेवल में लेनी है। अ पुअर फार्मर में बी ग्रांटेड अ लोन विदाउट मच सिक्योरिटी। यानी कि जो गरीब किसान है, जो पुअर फार्मर है, उन लोगों को भी विदाउट ज़्यादा सिक्योरिटी के बिना लोन मिल जाए। एंड रिच बिजनेसमैन जो है उन लोगों को रिक्वायर्ड टू कीप मोर एज अ सिक्योरिटी विद द बैंक फॉर लोन। यानी कि जो रिच पीपल है उन लोगों को ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और जो पुअर है उन लोगों को कम, या तो हम बोल सकते हैं कि विदाउट मच यानी कि कम सिक्योरिटी के साथ भी उन लोगों को लोन मिल सकती है। द सेकेंड वन दैट इज़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ रीड द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। 1 मिनट की ज़रूरत है, 5-7 लाइनें, प्लीज़ रीड इट। ओके, द नेक्स्ट दैट इज़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि आप जो भी लोन पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हो तो उनके सामने आप सिक्योरिटी लेने वाले हो, जो भी लोन दे रहे हो उनके सामने। तो जो भी आप सिक्योरिटी
ले रहे हो पब्लिक के पास से, तो वहाँ पे मार्जिन देखेंगे कि कितने मार्जिन में आप उन लोगों को यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहे हो। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो कि हम यहाँ पे होम लोन की बात कर रहे हैं, HL यानी कि होम लोन। तो होम लोन में अगर समझो कि जो होम है, हाउस है, जो फ्लैट समझो कि परचेस किया है ए पर्सन ने, और फ्लैट की जो वैल्यू है दैट इज़ द 40 लैक्स। तो हमें पता है कि यहाँ पे 40 लैक्स की वैल्यू है कोई भी फ्लैट की, तो आपको जो यहाँ पे लोन मिल सकती है वो 41 लैक्स की नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम जो मार्जिन होता है वो दैट इज़ द 100%। कि जब 100% का समझो कि मार्जिन है, तब आपको मैक्सिमम जो लोन मिल सकती है वो 40 लैक्स की मिल सकती है, यानी कि 100% आपकी लोन पास हो सकती है। लेकिन मार्जिन रिक्वायर्ड की हम बात करें कि समझो कि यहाँ पे अलग अलग मार्जिन हो सकते हैं कि अलग अलग परसेंटेज में आपकी लोन सेशन हो सकती है। एग्जांपल लेते हैं कि समझो कि 90% लोन अगर आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि 40 लैक्स के जो 90% हम करेंगे तो 36 लैक्स, यानी कि 36 लैक्स की आपको यहाँ पे लोन मिल सकती है। तो यहाँ पे आप मार्जिन देख सकते हो कि 4 लैक्स का जो मार्जिन हो दैट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। The RBI also sets the margin for granting loan against security. Individual is given only परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज एज ए लोन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स। यानी कि सर्टेन परसेंट, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 40 लैक्स का अगर फ्लैट है तो सर्टेन परसेंट यानी कि 80% भी लोन यहाँ पे सेशन हो सकती है, 90% भी हो सकती है। अगर समझो कि 80% की लोन सेशन हो रही है, तो 40 लैक्स का जो 80% हम करेंगे दैट इज़ द 32 लैक्स। तो आपको यहाँ पे जो लोन की अमाउंट मिल रही है दैट इज़ द 32 लैक्स की लोन मिल रही है। एंड अगर समझो कि 90% सेशन हो रही है तो 36 लैक्स की आपको लोन मिल सकती है। बैंक्स आर डायरेक्टेड टू सिलेक्टिवली कीप डिफरेंट मार्जिन फॉर डिफरेंट पर्पज। यानी कि यहाँ पे बैंक्स की हम बात करें तो अलग अलग मार्जिन हो सकते हैं। कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर मार्जिन बहुत कम होता है कि आपको 100% लोन ग्रांट हो सकती है, क्योंकि हमें वो डेवलप करना है एग्रीकल्चर। लेकिन इंडस्ट्री हो या तो कोई ऐसी लोन हो कि वहाँ पे कम भी मार्जिन, ज़्यादा भी मार्जिन रख सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि आपकी जो लोन है वो आपकी सिक्योरिटी के सामने उनकी जो परसेंटेज होते हैं वो कम भी रख सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से लोग मार्जिन सेट करते हैं। तो अलग अलग जो सेगमेंट है उनके अलग अलग पर्पज़ के लिए जो लोन के मार्जिन होते हैं वो भी डिफरेंट मार्जिन हो सकते हैं। द थर्ड वन दैट इज द सीलिंग ऑन क्रेडिट। द RBI also prescribe the ceiling for the credit for different purpose. फ्रेंड्स, सीलिंग फॉर क्रेडिट यानी कि आपको जो क्रेडिट मिल रही है, आपको जो लोन मिल रही है, उनके ऊपर सीलिंग यानी कि एक लिमिटेशन बिठाना कि कोई भी सेगमेंट के अंदर मैक्सिमम लोन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैक्सिमम लोन कितने रुपीज़ की मिल सकती है। तो एक सीलिंग फिक्स की होगी कॉमर्शियल बैंक्स या तो RBI ने कि मैक्सिमम आप कोई भी सेगमेंट हो उसमें मैक्सिमम लोन कितनी दे सकते हो, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रिस्क्राइब द सीलिंग फॉर क्रेडिट। एंड द लास्ट वन दैट इज द डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेंड यानी कि डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट फॉर डिफरेंट सेगमेंट। यानी कि अलग अलग लोगों के लिए बैंक क्या कर सकती है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट रख सकती है। हमें पता है कि एग्रीकल्चर में हम बात करें तो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत कम होता है। और इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे वो ज़्यादातर क्या रख सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग यहाँ पे बैंक क्या कर सकती है, इंटरेस्ट ले सकती है। RBI सजेस्ट द डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडिंग। यानी कि अलग अलग टाइप्स की जो लोन है लैंडिंग से, उनके लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम नीडी फार्मर्स। यानी कि जो रिलेटिवली लोअर रेट किसके पास से वो चार्ज कर सकते हैं, फार्मर के पास से। देन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द रिच बिजनेस पर्सन टू बाई अ कार और हाउस। यानी कि जो पब्लिक के पास से हम बात करें कि जो रिच बिजनेसमैन या तो जो रिच मैन है उनके पास से वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स ले सकते हैं, और जो पुअर लोग हैं उनके पास से कम। क्योंकि पुअर जो है वो आगे थोड़े आ सके, उनका जो एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट हो सके, उसी पर्पज़ के साथ
आरबीआई या तो जो कमर्शियल बैंक वो क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का यूज़ करके जो पुअर है उनको कम इंटरेस्ट रेट एंड जो रिच लोग हैं, रिच बिजनेसमैन है, उनको ज़्यादा रेट से लोन प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो क्वालिटेटिव मेजर्स से सिलेक्टिव मेजर्स की बात करें तो 4 अलग अलग मेजर्स हमने देखे। तो पहले तो आपने रीडिंग कर लिया और बाकी का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को रीडिंग कर दीजिए। आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ कैरी ऑन। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड चैप्टर था कि टोटली कंप्लीट हो रहा है। और इस चैप्टर की हम बात करें तो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये चैप्टर। और दूसरी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, फोर्थ चैप्टर फ्रेंड, कि इस चैप्टर में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। कि मॉनेटरी पॉलिसी में अलग अलग 2 टाइप्स की मॉनेटरी पॉलिसी थी फोर्थ चैप्टर के अंदर। कि फर्स्ट वन दैट इज़ द क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन दैट इज़ द क्वालिटेटिव मेजर्स। और क्वांटिटेटिव जो मेजर्स थे वहाँ पे टोटल जो पॉइंट थे वो हमें याद रखने की 7 पॉइंट थे, बैंक रेट से लेकर लास्ट में स्टेरिलाइजेशन। और क्वालिटेटिव के अंदर सिर्फ 4 ही थे और वो भी स्मॉल। और ज़्यादा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कंसेप्चुअली, कि समझ में हम जाए तो चारों के चारों पॉइंट है वो लोन के बारे में ही है। लेकिन क्वांटिटेटिव में आपको पता है कि पूरा एक ब्रॉड कंसेप्ट है कि उनके अंदर पूरा मार्केट के अंदर जो सप्लाई है या तो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था अगर हम रेट को वहाँ पे कोई भी चेंज करें तो यहाँ पे आप जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं उनको रीडिंग करते रहना, रिपीट करते रहना। और यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन भी देख लग सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक, दैट इज़ द स्टॉक ऑफ मनी। एंड सेकंड दैट इज़ द हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एग्जिस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेजर टाइप्स तो 3 और जो रिकरिंग इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ दिस सेविंग। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 3 ये फोर्थ, भले इस जो रिकरिंग है वो अलग से दिया है किसके अंडर में, सेविंग के नीचे। शॉर्ट टर्म लैंडिंग थियोरिटिकल सेंस इज फॉर व्हाट पीरियड, तो अप टू 1 ईयर। व्हाट इज़ द कॉमर्शियल, सॉरी, व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक यानी कि एपेक्स बैंक। And the fifth one that is the what is the rate at which RBI borrows funds for very short term from the commercial bank is called। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीआई बोरोस कर रहे हैं, आरबीआई फंड ले रहे हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, तो हमें पता होना चाहिए कि दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट। एंड अगर कॉमर्शियल बैंक है फंड बोरो करते हैं आरबीआई के पास से तो रेपो रेट, लेकिन यहाँ पे तो आरबीआई पैसे ले रही है फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड चैप्टर, सॉरी फोर्थ चैप्टर जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द पोवर्टी, या तो हम बोल सकते हैं कि जो बात कर रहे हैं कि पोवर्टी के बारे में जो रिलेट्स कर रहे हैं इस चैप्टर के साथ, या तो हम बोल सकते हैं कि अब जितने भी चैप्टर आने वाले हैं वो सब चैप्टर एक दूसरे के साथ रिलेट्स ही होंगे। यानी कि उन सब का जो कंसेप्ट होगा जितने भी चैप्टर का, वो सब कंसेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें कि आज का जो लेक्चर था उसमें हमने फोर्थ चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और फोर्थ चैप्टर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजर्स का, कि वहाँ पे जो एक बोल सकते हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट के अंदर जो अलग अलग पूरा कंसेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, या तो हम बोल सकते हैं कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म। यहाँ पे आपको खास याद रखना है कि शॉर्ट टर्म पीरियड हो 1 डेज, 7 डेज एंड 15 डेज तो रेपो रेट। एंड रिवर्स रेपो रेट की सिचुएशन बोले तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि आपको वहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, सॉरी बैंक रेट में क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, एंड रेपो रेट में शॉर्ट टाइम पीरियड। एंड रिवर्स रेपो रेट की जो सिचुएशन थी तो वहाँ पे आपको शायद पता होगा कि रिवर्स रेपो रेट में जो पैसे की नीड है वो किसको है, आरबीआई को। यानी कि अगर आरबीआई पैसे विड्रॉ कर रही है फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक तो दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट।
तो तीनों कंसेप्ट हम याद रखेंगे। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द स्टेबिलाइजेशन MSF रेट, जो RBI से ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा, एंड देन CRR और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों ही सिंपल है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम जो यहाँ पे रख रहे हैं, और फोर्थ चैप्टर हमने फ्रेंड पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर, बाय बाय।